हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड आज मैंने हमेशा की तरह एक लेंदी चैप्टर उठाया है, द चाइनीज स्टैचू। और ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर तो है, बट इसका एंडिंग जो है हमें वो बहुत सरप्राइज कर देता है। और यही जेफरी आर्चर की थोड़ी सी खूबी है। मतलब कि इनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं या जो भी इनके राइटिंग वर्क्स होते थे ना, वो उनके एंड में सस्पेंस और पूरे उसमें जब आप कहानी पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, सस्पेंस रहेगा, लास्ट में कुछ सरप्राइज मिलेगा। और ये भी वैसे ही है। और मैंने कोशिश करी है कि मैं एक बिल्कुल स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, मूवी की तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं ऐसे ट्रांसलेट करके नहीं बोलूंगी ऐसे कि पहले इंग्लिश की लाइन फिर हिंदी की। इसे मैं डायरेक्टली कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करूं, जैसे कम से कम टाइम में आपको जितने भी डाउट्स हो वो सब के सब क्लियर हो जाए। और कोशिश करूंगी आपके एक भी डाउट ना बचे। पहले दो पैराग्राफ प्रेजेंट में, लेकिन थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट होता है हमारा फ्लैशबैक। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा चाइनीज स्टैचू है, उसकी नीलामी हो रही होती है। और हैमर, आप जानते हैं ना, जो नीलामी करता है इंसान, उसके हाथ में हैमर होता है, ठीक है। और ऑक्शनियर मतलब यही है जो नीलामी करने वाला इंसान है, और ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। तो जैसे ही इस चाइनीज स्टैचू को लोगों के सामने लाया जाता है तो लोग बातें करने लगते हैं, मरमरिंग करने लगते हैं, धीरे धीरे खुसफुसाहट सी बातें होती हैं ऐसे रूम में, जो कि हमेशा किसी भी मास्टरपीस के सेल से पहले होती हैं। क्यों? क्योंकि लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें ये लेना चाहिए, ठीक है। लोग ग्रुप बना के आए होते हैं, या फिर कोई अपने बॉस से पूछता है कि सर ये मास्टरपीस बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से बातें होती है, राइट। जो ऑक्शनियर का असिस्टेंट था, वो उस आइवरी स्टैचू को अपने हाथ में पकड़ता है, जैसे कि जो भी वहाँ पे लोग हैं वो उसे ढंग से देख लें। और उसी टाइम पे ऑक्शनियर ये देखता है कि सीरियस बिडर्स कहाँ पे बैठे हैं। यानी कि क्या होता है, नीलामी में जो भी चीज़ें बेची जाती हैं यूजुअली उनका प्राइस हाई होता है, और कुछ लोग तो बस वहाँ मज़े के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें एंटीक पीसेस देखने होते हैं, ठीक है। तो वो ये देख रहा था कि कितने लोग यहाँ पे सीरियसली इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। और अब ये जो कहानी का नरेटर है वो कहता है, मैंने अपना कैटलॉग रीड किया, यानी कि जो लिस्ट थी, जो एक कैटलॉग होता है जिसमें आप जो भी आप चीज़ खरीदने वाले हो या फिर सामने जो रखी है चीज़, उसके बारे में सब कुछ लिखा होगा, सो दैट आपको सारी उसकी नॉलेज मिल जाए, उसका रियल प्राइस क्या है, और फिर आप सोचते हो कि आपको कितने प्राइस में उसे लेना है, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ा और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करी। तो वो कहता है कि स्टैचू जो है वो एक जगह है, हा ली चुआन, ठीक है। उसमें उधर मतलब उस जगह में 1871 में खरीदी गई थी। और जैसे कि ये जो साउथ बेस है, यानी कि ये जो कंपनी है जो कि ये ऑक्शन करा रही है, उसने बड़े चालाकी से डिस्क्राइब किया था कि ये किसी जेंटलमैन की प्रॉपर्टी है, ऐसे लिख दिया था। मतलब कि जो इसे बेच रहा है, जो अभी इसका मालिक है, उसका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि वो अपने परिवार की इतनी महंगी चीज़ जो सालों दर साल उनके परिवार में चली आ रही है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनके थ्रू उन्हें मिली है, अब वो उन्हें बेचना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे कम पड़ गए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक बेइज्जती की बात होती है कि उन्हें ये चीज़ें बेचनी पड़ रही है, इसलिए जो मालिक था उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर फैमिली हेirloom का मतलब है फैमिली से मिली विरासत। तो नरेटर कहता है, आई वंडर कि क्या यही केस है इस यहाँ पर भी, कि वो इंसान बताना नहीं चाहता है कि वो अपनी फैमिली हेirloom को यहाँ बेचने आया है। तो उसने सोचा कि थोड़े रिसर्च की जाए और देखा जाए कि चाइनीज स्टैचू यहाँ पे 100 साल बाद कैसे आ गया। यानी कि ये जो कहानी जब हुई है, घटना घटित हुई है, तब 1971 होगा, ठीक है, ईयर। तभी ये जो है, क्योंकि 1871 में ये परचेज किया गया था, ठीक है। जब ये ऑक्शन हो रहा था तब थर्सडे मॉर्निंग थी, ठीक है। तभी जो वो ऑक्शनियर है वो कहता है, लॉट नंबर 103, ठीक है, वॉट एम आई बिड फॉर द फॉर दिस मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ। आगे वो बोल नहीं पाते हैं कि उसी समय नरेटर हमें इसके बारे में कहानी बताने लगा। सर एलेक्जेंडर हीथकोट एज वेल एज बीइंग अ जेंटलमैन वॉज एन एग्जैक्ट मैन। यानी कि सर एलेक्जेंडर हीथकोट एक जेंटलमैन तो थे ही, साथ में वो एक परफेक्ट मैन भी थे, मतलब टाइम के पक्के, ठीक है। मतलब वो एग्जैक्टली 6 फुट 3 और 1/4 इंचेस टॉल थे, और सुबह रोज विदाउट डिले 7 o'clock पे रोज उठ जाते थे, अपने वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करते थे जिसमें वो 1 बॉइल्ड एग लेते थे जो कि पूरे 4 मिनट तक पका हुआ होता था।
2 पीसेस टोस्ट के लेते थे, 1 स्पून कोपर्स, ये जो लिखा है ना मैरमेलेड, ये मतलब मुरब्बा होता है, ठीक है। अब ये जहाँ का भी हो उधर के कल्चर के हिसाब से होगा। एंड ड्रिंक 1 कप ऑफ चाइना टी, ठीक है। ही वुड देन टेक अ हैकनी कैरियज, ठीक है, मतलब कि वो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते थे अपने 8:20 पे एग्जैक्टली, और फिर अपने फॉरेन ऑफिस पहुंच जाते थे, मतलब लगभग 8:59 तक, यानी कि 9 बजे का उनका ऑफिस हुआ करता होगा, और हमेशा शाम को 6 बजे वापस भी आ जाते थे, मतलब टाइम के एकदम पक्के थे। ऐसा क्यों? यहाँ पे हैकनी यानी कि घोड़ा गाड़ी है। वो इतने डिसिप्लिन इसलिए थे क्योंकि वो इकलौते सन थे आर्मी जनरल के, ठीक है। लेकिन अपने फादर की तरह उन्होंने आर्मी जाने का डिसाइड नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का सोचा, यानी कि वो अपने देश की क्वीन को आर्मी मैन बन के नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन बन के या ऑफिसर बन के सर्व करना चाहते थे, जो कि आर्मी की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट कॉलिंग थी, यानी कि प्रोफेशन था। आगे बताते हैं यहाँ पे कि उन्होंने अभी तक कितने प्रमोशंस उनके हो चुके हैं और अब वो किस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। He progressed from a shared desk at the Foreign Office in Whitehall to third secretary in Calcutta, उसके बाद to second secretary in Vienna, to first secretary in Rome, फिर deputy ambassador in Washington and finally to minister in Peking। अब ये पीकिंग पता क्या है यहाँ पे? ये बीजिंग है, यानी कि कैपिटल ऑफ चाइना, पहले बोलते होंगे पीकिंग, ठीक है। और मिनिस्टर यहाँ पे एम्बेसडर है, यानी कि होता क्या है, देखो ये फॉरेन सर्विस में कर क्या रहे हैं काम, ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि एम्बेसडर बन चुके हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को, दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे रहने लगेंगे और जो भी मेजर कोऑर्डिनेशन है वो ये करेंगे, ठीक है। वो बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उन्हें चाइना जाना पड़ेगा। मिस्टर ग्लैडसन ने उन्हें इनवाइट किया था वहाँ पे काम करने के लिए, और एक्चुअली ना उनका एक नॉन प्रोफेशनल यानी कि एमेच्योर इंटरेस्ट था आर्ट ऑफ मिंग डायनेस्टी में, ठीक है। मिंग डायनेस्टी चाइना की एक डायनेस्टी हुआ करती थी और वहाँ की आर्ट क्राफ्ट स्टैचूज पेंटिंग्स उन सब में उनका बहुत इंटरेस्ट था। नॉन प्रोफेशनल इंटरेस्ट यानी कि मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है, कोई भी कुछ भी चीज़ पसंद है, उसको आप प्रोफेशन तो नहीं बना रहे हो अपना, लेकिन मतलब आपका इंटरेस्ट अभी भी है एज अ हॉबी या फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है वो आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ही ऐसा अपॉइंटमेंट थी उनके लिए, क्राउनिंग यानी कि बहुत बड़ी, जिसमें मतलब उनका जो करियर जो कि इस चीज़ से बिल्कुल अलग था, ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी वो चीज़ करने को मिल जा रही थी जो कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। वो वहाँ पे किसी और काम के लिए जा रहे थे, बट अब उन्हें वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली थी जो कि वैसे तो वो इम्पॉसिबल कंसिडर करते थे, ठीक है। वो नेचुरल हैबिटेट देख सकते थे, मतलब जिस चीज़ों के बारे में वो पढ़ा करते थे बुक्स में, अब वो जाके वहाँ देख सकते थे चाइना को, ठीक है, पास से करीब से, ठीक है, स्टैचूज पेंटिंग्स ड्राइंग्स सब कुछ, ठीक है। तो सर अलेक्जेंडर हीथकोट पीकिंग में यानी कि बीजिंग में अराइव हो गए थे। 2 महीने लगे उन्हें सी और लैंड दोनों से ट्रैवल करने में, और उन्होंने अपनी पेटेंट यानी कि परमिशन जो फॉर्मल है वो उसके सील दिखाई एम्प्रेस जू शी को, ठीक है। और एक पर्सनल लेटर भी था बाय क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, जो कि मतलब कहाँ की मोनार्च थी, यानी कि क्वीन थी ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है। तो वहाँ से वो लेटर आया था, और जो एम्प्रेस थी यहाँ की चाइना में, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा है। द एम्प्रेस ड्रेस्ड फ्रॉम हेड टू टो इन वाइट एंड गोल्ड रिसीव्ड हर न्यू एम्बेसडर इन द थ्रोन रूम, थ्रोन रूम जहाँ पे वो कुर्सी होती है ना राजा या रानी की, ऑफ द इम्पेरियल पैलेस। शी रेड द लेटर फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्च यानी कि क्वीन की बात हो रही है, वाइल सर अलेक्जेंडर रिमेन्ड स्टैंडिंग टू द अटेंशन। Her Imperial Highness revealed nothing of its contents to the new minister, only wishing him a successful term of office in his appointment। ठीक है, उन्होंने अपने मतलब जो भी उसमें लिखा था वो कुछ भी नहीं बताया उनको कि इस लेटर में क्या है। She then moved her lips slightly up at the corners, जिससे कि सर अलेक्जेंडर को समझ में आ गया कि अच्छा ये चाह रही हैं कि सब लोग अब चले जाए, मतलब उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा कि आप जाइए यहाँ से, लेकिन सब चले गए, ठीक है। As he was conducted back थ्रू द ग्रेट हॉल्स ऑफ द इम्पेरियल पैलेस, ठीक है, यानी कि जो एक मैंडारिन यानी कि एक ऑफिसर था वहाँ पे, ठीक है, जो कि ट्रांसलेटर का काम कर रहा था उनके साथ, क्योंकि वो एक नई जगह आए थे जहाँ की वो लैंग्वेज भी नहीं जानते थे, तो उनको एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे वो उनको जब बाहर ले जाया जा रहा था तो जो हॉल्स थे उनकी जो वो देख रहे थे वहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स हैं स्टैचूज हैं उनको एकदम देखते चले जा रहे थे, ठीक है।
उन्होंने कोशिश करी कि वो जितना स्लो चल पाते उतना वो चले, ठीक है, जैसे कि वो जो भी आइवरी है या जेड के स्टैचूज हैं उनको देखते चले जाएं, ठीक है, और अपने मेमोरी में डालते चले जाएं, ठीक है, वो उस जगह को खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेनी और माइकल एंजेलो का भी नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये जो माइकल एंजेलो और सेलेनी है, यानी कि ये जो क्या थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, स्कल्प्टर या पेंटर्स, आर्किटेक्ट हो सकते थे, पोएट वगैरह, ठीक है। तो जैसे उनकी जो रचनाएं हैं वो फ्लोरेंस में रखी रहती थी भर भर के, वैसे यहाँ पे ये जो स्टैचूज है ना एकदम भर भर के थे। और आपको पता ही है, अभी देखा था हमने मिंग स्टैचू के, जो मिंग डायनेस्टी के स्टैचूज हैं वो कितने पसंद थे नहीं, और ओवरऑल चाइनीज जितने भी आर्ट थे ना उनसे काफ़ी इनको लगाव था। जैसे आइवरी के स्टैचूज वगैरह बनते थे ना, तो जेड के भी बनते थे। सर अलेक्जेंडर का जो अपॉइंटमेंट था ना वो 3 साल का था, तो उन्होंने बिल्कुल श्योर ये रखा कि मतलब वो एक भी दिन की छुट्टी ना ले। क्यों? क्योंकि वो इस जगह को पूरी तरीके से देखना चाहते थे, ठीक है। तो वो घूमने चले जाते थे और काफ़ी लर्न करने की कोशिश करते थे। उनके साथ हमेशा उनकी जो भी जर्नी में मैंडरिन हमेशा साथ रहता था, ठीक है, जो कि इंटरप्रेटर का काम करता था, यानी कि जो लैंग्वेज है उनको वो समझाता था कि क्या बोल रहा है सामने वाला, और उनकी बात को भी ट्रांसलेट करके सामने वाले को बताता था, और उनको गाइड भी करता था कि ये रास्ता है, ठीक है। ऐसी एक जर्नी में एक दिन वो एक मडी स्ट्रीट के थ्रू एक छोटे से विलेज से पास हो रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने ये जगह देखी, जो ये है 50 माइल दूर थी पीकिंग से, हा ली चुआन, ठीक है। और वहाँ पे एक क्राफ्टमैन की वर्किंग प्लेस के अंदर वो गए, अपने सर्वेंट्स को वहीं छोड़ दिया और अपने हॉर्स से उतर के अंदर चले गए। रैम शक्ल यानी कि बहुत पुरानी वुडन वर्कशॉप थी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीसेस थे आइवरी और जेड के, जो कि एकदम भरे पड़े थे, यानी कि बस गिरने की स्थिति में थे। जितनी भी वहाँ प्लेस थी वहाँ कोई भी जगह खाली नहीं थी, हर जगह वो भरे पड़े थे, ठीक है, फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग, ठीक है। ऑल दो मॉडर्न, द पीसेज वेर सुपर्बली एग्जीक्यूटेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। एंड द मिनिस्टर एंटर्ड द लिटिल हट विद द थॉट ऑफ एक्वायरिंग अ स्मॉल मोमेंटो। मोमेंटो क्या होता है? जब भी आप कहीं जाते हो वहाँ से कुछ भी एक छोटी सी भी चीज़ लेनी ना, तो वो एक याद बनी रहती है उसकी, ठीक है। तो वो उसे याद के तौर पे वहाँ से कुछ लेना चाहते थे वहाँ से। जैसे ही वो शॉप के अंदर पहुंचे ना, वो एकदम मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कुछ नीचे गिरा देंगे, ठीक है। अब क्या है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेस थी ना, तो उन्हें लग रहा था, यहाँ लिखा है फियर ऑफ नॉकिंग समथिंग ओवर। अब क्या है कि चाइनीज़ लोग तो छोटे छोटे से होते हैं, अब ये कहीं और से आए, उनकी हाइट काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। द बिल्डिंग हैड नॉट बीन डिजाइन फॉर अ 6'3" एंड अ क्वार्टर विजिटर, यानी कि इतने बड़े कभी सोचे ही नहीं होगा किसी ने बनाते वक्त इतना बड़ा इंसान यहाँ आ सकता है, ठीक है। वहां जाते ही सर अलेक्जेंडर एकदम इंथ्रैल्ड खड़े हो गए, यानी कि जो मेस्मराइज्ड एकदम से, मतलब उन्हें समझ नहीं आती ये क्या है, यहाँ तो पूरा भंडार है उस उन चीज़ों का जो उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने मतलब वो सेंटेड जैस्मीन जो स्मेल वहाँ आ रही थी वो उसको थोड़ा सूंघा और खड़े रहे वहीं पे, ठीक है। एन ओल्ड क्राफ्ट्समैन बस्टल्ड फॉरवर्ड, यानी जल्दी जल्दी से सामने आए, ठीक है, जिनकी लॉन्ग ब्लू कुली रोप थी, यानी कि ब्लू लॉन्ग, यानी कि ऊपर से पूरा जो आपके शोल्डर से लेके पूरा टो तक, ठीक है, उनका एक ड्रेस टाइप की होती है जैसे जादूगर पहनते हैं ना, उसी टाइप का कुछ, ठीक है। और उनकी फ्लैट ब्लैक हैट थी, और उन्हें आके उन्होंने ग्रीट किया, ठीक है। उनकी पिकटेल भी थी। आप पिकटेल यानी कि पोनीटेल, आप जस्ट इमेजिन करो चाइनीज़ लोग कैसे पहले पहनते थे, उनकी कैसे टेल हुआ करती थी पतली सी, ठीक है, वैसे ही है। बहुत नीचे तक वो बो की है, ठीक है। जनरली हम जैसे कुछ करते हैं तो हम थोड़ा सा झुकते हैं, नमस्ते करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चाइनीज़ लोगों का क्या है कि पूरा एकदम नीचे तक बेंड हो जाते हैं, और फिर वो अपने ऊपर उन्होंने देखा। तो भाई मिनिस्टर वो भी थे, उन्होंने थोड़ा सा बो किया, आप ज़्यादा तो बो नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब मंडारे ने तब तक उनको समझाया कि सर अलेक्जेंडर है कौन और वो क्या चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओल्ड मैन जो था, उन्होंने मतलब इवन मंडारे ने अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि ये यहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं, तभी उन्होंने अपना सर नोट किया, यानी कि हिला दिया और एग्री कर दिया कि अरे आप आराम से देखिए, आपको जो भी देखना है सर, ठीक है। पूरे मतलब लगभग 1 घंटे तक मिनिस्टर सारी चीज़ों को देखते रहे, और चकल यानी कि धीरे धीरे, लॉफ साइलेंटली, ऐसे करके जब हम हंसते हैं ना वैसे हंसते रहे, ठीक है। जैसे मतलब क्या हो रहा था कि क्राफ्टमैन उन्हें सारे क्राफ्ट पीसेस एक एक करके बताया था कि ये कहाँ से आई है, इसमें क्या यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें वो लर्न कर रहे थे, और फिर उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। द क्राफ्ट्समैन बोर्ड वंस अगेन, और फिर अपनी शाई स्माइल के साथ, जिसमें ये रिवील हो रहा था कि उनकी कोई टीथ नहीं है क्योंकि वो बूढ़े थे, ठीक है, इस बात से पता चलता है। बट ओनली जेन्यून प्लेजर एट सर अलेक्जेंडर्स कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि उनकी जो
स्माइल थी उसमें, ये तो पता चल ही रहा था कि उनके टीथ नहीं है, बट ये भी पता चल रहा था कि वो जेन्युइनली बहुत खुश है कि सर अलेक्जेंडर को उनके पीसेस बहुत पसंद आए। ठीक है, फिर वो पीछे फिंगर से अपने बैकन बैकन यानी कि अपने हाथों और शोल्डर की मदद से किसी को कहना कि इधर आ जाइए। ठीक है, वैसे करके उन्होंने गेस्चर बनाया अपना और अपने दोनों इंपॉर्टेंट विजिटर्स को कहा कि आप यहाँ पे आइए, आपको कुछ दिखाना है। तो इन दोनों लोग ने उनकी बात मानी और वो एक रूम के अंदर एंटर हुए, जो कि एक अलादीन की केव की तरह लग रहा था, रियल अलादीन की केव। ठीक है ना, वेरिटेबल का मतलब यही है, विथ रो अपॉन रो ऑफ ब्यूटिफुल मिनिएचर एम्परर्स एंड क्लासिकल फिगर्स। ठीक है, द मिनिस्टर कुड हैव हैप्पीली सेटल्ड डाउन इन द ऑर्गी ऑफ आइवरी फॉर एटलीस्ट अ वीक। ठीक है, इतना अच्छी खुशबू थी और वहाँ का एकदम एनवायरनमेंट ऐसा था। Sir Alexander and the craftsman chatted away to each other through the interpreter, and the minister's love and knowledge of the Ming dynasty was soon revealed. तो पता चल गया था, क्योंकि आप किसी से भी बात करते हो तो उसके जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पता चलने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही सबको पता चल गया था वो कितना जो है पसंद करते हैं क्राफ्ट को। द लिटिल क्राफ्ट्समैन फेस लिट अप विद दिस डिस्कवरी, मतलब जैसे उन्हें ये पता चला कि सामने वाला इतना इंटरेस्टेड है क्राफ्ट में, और वो तो खुद ही क्राफ्ट्समैन थे, तो क्या हुआ, वो जो है ही टर्न टू द मैंडारिन एंड इन अ हर्ज्ड वॉइस मेड अ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट उन्होंने क्या करी और मैंडारिन ने हाँ भी कर दिया। ठीक है, और ट्रांसलेट करके बताया, आई हैव योर एक्सेलेंसी अ पीस ऑफ मिंग माई सेल्फ दैट यू माइट केयर टू सी। मतलब कि योर एक्सेलेंसी, मेरे पास भी एक मिंग का खुद, मतलब मेरे पास असली एक मतलब मिंग डायनेस्टी का एक पीस है, स्टैचू दैट हैज़ बीन इन माई फैमिली फॉर ओवर 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियों से वो चलता आ रहा है हमारे यहाँ। आई शुड बी ऑनर्ड सेट द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर बड़े खुशी से कहते हैं कि हाँ, मेरे को एक पीस देखने को मिल जाएगा, इतना पुराना तो क्या ही बात हो जाएगी। इट इज़ आई हु वुड बी ऑनर्ड योर एक्सेलेंसी, सेट द लिटिल मैन हु देयर अपॉन स्क्रैम्पर्ड out of the back door, nearly falling over a stray dog and onto an old peasant house a few yards behind the workshop. स्कैम्पर्ड यानी कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो जैसे हम चल के जाते हैं ना कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होके, वैसे ही। ठीक है, द मिनिस्टर एंड द मैंडारिन रिमेन्ड इन द बैक रूम फॉर सर अलेक्जेंडर न्यू द ओल्ड मैन वुड नेवर हैव कंसिडर्ड इन्वाइटिंग एन ऑनर्ड गेस्ट इन टू हिज हम्बल होम अंटिल दे हैड नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। तो क्या होता है कि चाइनीज़ लोग ज़्यादातर ये होता है कि जब तक आप किसी इंसान को बहुत ढंग से नहीं जानते हो, वो आपको अपने घर में रूम में इन्वाइट नहीं करते हैं। ठीक है, और जब तक किसी इंसान को जान नहीं लेते उसके घर भी नहीं जाते। ठीक है, अ फ्यू मिनट्स पास बिफोर द लिटिल ब्लू फिगर केम ट्रॉटिंग बैक। अब ये लिटिल ब्लू फिगर की क्या बात है, ब्लू फिगर यानी कि जो उनका रॉब था वो ब्लू कलर का था, और लिटिल तो आप जानते ही हो कैसे होते हैं चाइनीज़ लोग। कुछ ही मिनटों में जो है वो वापस आ गए कूदते कूदते, और उनकी जो पिकटेल थी वो बाउंस करते हुए आ रही थी, उनके हाथ में वो क्लिंग कर रहे थे, यानी कि अपने चेस्ट पर प्रेस करते हुए कोई चीज़ संभाल के ला रहे थे जैसे कि कोई ट्रेजर हो। ठीक है, द क्राफ्ट्समैन पास द पीस ओवर फॉर द मिनिस्टर टू स्टडी। ठीक है, Sir Alexander's mouth opened wide, and he could not hide his excitement. The little statue, no more than 6 inches in height, was the Emperor Kung. ठीक है, तो एम्परर कंग का स्टैचू था। ठीक है, और सर अलेक्जेंडर जो, उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि ये जो है इस स्टैचू का मेकर जो है पेन क्यू होगा, जो कि एक स्कल्पचर था जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और रिस्पेक्ट दी थी एम्परर ने। ठीक है, उस टाइम पे तो वो उस हिसाब से अंदाज लगाता है कि जरूर 15th सेंचुरी का ये स्टैचू है, बहुत पुराना है। द स्टैचूज ओनली ब्लेमिश वाज दैट द आइवरी बेस ऑन विच सच पीसेज यूजुअली रेस्ट वाज मिसिंग, यानी कि एक ही ड्रॉबैक था उस स्टैचू का कि उसका जो बेस था स्टैचू का आइवरी का वो मिसिंग था। एंड अ स्मॉल स्टिक प्रोट्रूडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंपीरियल रोब्स, यानी कि जो इस स्टैचू के कपड़े थे उसके नीचे से एक स्टिक निकली हुई थी लंबी सी। ठीक है, मतलब उसी में ज़रूर उसका बेस ऐसे लगाया गया होगा, बट वो निकल गया होगा। बट इन द आईज ऑफ सर अलेक्जेंडर नथिंग कुड डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओवरऑल ब्यूटी, मतलब इसमें कोई कमी नहीं थी उनके हिसाब से। ठीक है, ऑल्दो द क्राफ्ट्समैन्स लिप्स डिड नॉट मूव, हिज आईज ग्लोड विद द प्लेजर हिज गेस्ट एविंस्ड एज ही स्टडीड द आइवरी एम्परर। यानी कि क्राफ्टमैन के लिप्स बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी आई ऐसी चमक गई थी ना, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके जो गेस्ट है यानी कि जो सर अलेक्जेंडर हैं उनके तरफ से ऐसा इंडिकेशन आ रहा था, एविडेंस यानी कि इंडिकेशन आ रहा था कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है वो एम्परर। यू थिंक द स्टैचू इज गुड? आस्क्ड द क्राफ्ट्समैन थ्रू द इंटरप्रेटर। इट्स मैग्निफिसेंट, द मिनिस्टर रिप्लाइड,
क्वाइट मैग्निफिसेंट। माई ओन वर्क इज़ नॉट वर्दी टू स्टैंड बाई इट साइड। ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन हम्बली कहता है कि मेरा काम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जितना डिटेलिंग इसमें है। तो मिनिस्टर जो है नो नो कह देता है, लेकिन हमें पता है, क्राफ्टमैन को भी पता था कि ये तो बस अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सही में वो एक छोटे से क्राफ्टमैन है, और उनके कहने से मतलब ये नो नो उन्होंने कह दिया मिनिस्टर ने ये कहने के लिए कि नहीं नहीं आपकी भी जो क्राफ्ट है बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। फॉर सर अलेक्जेंडर वॉज होल्डिंग द एवरी स्टैचू इन अ वे दैट ऑलरेडी शोड द सेम लव एज द ओल्ड मैन हैड फॉर द पीस। ठीक है, तो मतलब ओल्ड मैन को ये दिख गया था कि जितने प्यार से वो उस स्टैचू को पकड़ते हैं वैसे ही वो भी पकड़ रहे थे। द मिनिस्टर स्माइल्ड डाउन एट द क्राफ्ट्समैन एज ही हैंडेड बैक द एम्परर कंग, एंड देन उन्होंने शायद अपनी लाइफ के पहले अनडिप्लोमेटिक वर्ड्स बोले, मतलब बिना सोचे समझे इलॉजिकल वर्ड्स गलती से बोल दिए। कैसे? भावनाओं में, एक्साइटमेंट की वजह से। उन्होंने क्या कह दिया, अपने 35 ईयर्स की सर्विंग में यानी कि प्रोफेशन में उन्होंने पहली बार ऐसा बोल दिया, एक गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि आई विश ये स्टैचू मेरा होता। अब सर अलेक्जेंडर रिग्रेट कर रहे थे, और इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंडारिन ने उनकी बात को ट्रांसलेट कर दिया है, तो वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि चाइनीज ट्रेडिशन है एक, कि अगर आपका कोई ऑनर्ड गेस्ट आया है, वो आपको कुछ भी मांगता है आपसे, तो आपको उस चीज़ को तुरंत आप हंसते हंसते दे देनी चाहिए। ठीक है, बिना रुपए लिए बिल्कुल दे देना चाहिए। द गिवर विल ग्रो इन द आईज ऑफ हिज फेलो मैन बाय पार्टिंग विद इट, यानी कि अगर ऐसा कोई ये ट्रेडिशन फॉलो करता है, तो जो भी ये चीज़ दे रहा है, यानी कि ये जो ओल्ड मैन है, उसकी अपने समाज में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, इन द आईज ऑफ यानी कि और लोगों की नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ए सैड लुक केम ओवर द फेस ऑफ द लिटिल क्राफ्ट्समैन। उनका फेस तुरंत एकदम सैड हो गया, क्योंकि जो है अब उन्हें वो देना पड़ेगा, राइट। और फिर लेकिन वो उस स्टैचू को दे देता है मिनिस्टर को। मिनिस्टर कहता है नो नो आई वॉज ओनली जोकिंग। ठीक है, और अब तुरंत उस पीस को रिटर्न करने की कोशिश करे। ओल्ड मैन सेड एंग्जियसली, यानी कि काफ़ी घबराहट के साथ, एंड द मैंडरिन ग्रेवली नोडेड हिज एग्रीमेंट। मतलब कि मैंडरिन भी यही चाहता था कि वो अब सर अलेक्जेंडर उसे ले लें, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइनीज़ लोगों के लिए उनके ट्रेडिशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। द मिनिस्टर रिमेन्ड साइलेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, आई हैव डिसऑनर्ड माई ओन होम सर, ही रिप्लाइड एंड लुक टूवर्ड्स द मैंडरिन हु रिमेन अनस्क्रूटेबल यानी इनस्क्रूटेबल, यानी कि वो मतलब थोड़ी देर शांत रहते हैं अलेक्जेंडर, फिर सोचते हैं कि मैंने अपने ही जो है लोगों की बेइज्जती कर दी यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या होता है, मैंडरिन की तरफ वो कोशिश करता है कि वो उनकी कोई हेल्प करे, कुछ क्लू दे, लेकिन मैंडरिन क्या, इनस्क्रूटेबल यानी कि न्यूट्रल, बिल्कुल हेल्प नहीं है मैंडरिन की तरफ से, बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा रहता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि अब क्या ही कहना है। The little craftsman bored. I must fix a base on the statue, he said, or you will not be able to put the piece on view. लगा देता हूँ उसका स्टैचू का बेस, नहीं तो इसको आप कहीं खड़ा नहीं कर पाओगे और फिर आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, he went to a corner of the room and opened a wooden packing chest that must have housed 100 bases for his own statues. और वहाँ पे वो ढूंढते ढूंढते एकदम खड़बड़ाते हुए एक बेस निकालते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से पैटर्न्स बने हुए थे, जिसके बारे में मिनिस्टर बिल्कुल मतलब उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, वो किसी और बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं था कि वो कितना अच्छा बेस है या कुछ भी, लेकिन वो परफेक्ट फिट बैठ रहा था उस स्टैचू के ऊपर। द ओल्ड मैन एश्योर्ड सर अलेक्जेंडर दैट ऑल्दो ही डिड नॉट नो द बेस हिस्ट्री, बट फिर भी मतलब कि क्या हुआ, ओल्ड मैन कहता है कि ऑल्दो मुझे नहीं पता इस बेस की हिस्ट्री क्या है, द पीस बोर द मार्क ऑफ अ गुड क्राफ्ट्समैन, यानी कि वो खुद क्राफ्ट्समैन है, तो समझ जाता है कि ये पता तो नहीं कहाँ से आया, बट किसी अच्छे इंसान ने ही बनाया। द एम्बेरेस्ड मिनिस्टर टुक द गिफ्ट एंड ट्राइड होपलेसली टू थैंक द लिटिल ओल्ड मैन। द क्राफ्ट्समैन once again bored low as Sir Alexander and the expressionless Mandarin left the little workshop. ठीक है, तो अभी भी मैंडारिन एक्सप्रेशनलेस है और अपने एक दूसरे को बो करते हैं। ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, as the party traveled back to Peking, the Mandarin observed the terrible state the minister was in and uncharacteristically spoke first. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि वो तब से कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उसे समझ आ रहा है मैंडारिन को ये बहुत दुखी है अपने काम के ऊपर,
तो फिर क्या हुआ, जनरली अनकैरेक्टरिस्टिकली, यानी कि जनरली मैंडारिन का काम क्या है कि सामने वाला कुछ बोलेगा उसको ट्रांसलेट करना है, अपनी कोई बात नहीं कहनी है। बट अभी वो क्या कर रहे हैं, उसने ही सबसे पहले बोल दिया, ठीक है, उसको किसी ने ट्रांसलेट करने को नहीं कहा, पर उससे कहते हैं, योर एक्सेलेंसी इज नो डाउट अवेयर, ही सेड, ऑफ द ओल्ड चाइनीज कस्टम दैट व्हेन अ स्ट्रेंजर हैज़ बीन जेनरस यू मस्ट रिटर्न द काइंडनेस विद इन द कैलेंडर ईयर। तो फिर वो उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कहता है कि योर एक्सेलेंसी, आपको शायद, मेरे हिसाब से, मुझे कोई डाउट नहीं है, आप अवेयर हो इस बात के लिए कि जब भी कोई ये चाइनीज़ कस्टम है, कोई भी स्ट्रेंजर आपके साथ बहुत ही काइंड हो तो आप उसको, उसकी काइंडनेस 1 साल के अंदर वापस दे सकते हो और आपको देनी चाहिए, ठीक है। सर अलेक्जेंडर स्माइल्ड हिज थैंक्स एंड थॉट केयरफुली अबाउट द मैंडारिन्स वर्ड, ठीक है। तो उस समय हंस देता है, फिर उसके बारे में वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है उस क्राफ्टमैन को ये देने के लिए, क्योंकि उसने अपनी सालों की पुरानी चीज़ मुझे बस ऐसे ही दे दी, उसको कुछ तो वो डिजर्व करता है, राइट। Once back in his official residence, he went immediately to Embassy's extensive library, और वहाँ पे जाके वो लाइब्रेरी में वैल्यू नापने लगा, वो लिटिल मास्टरपीस की क्या वैल्यू होगी वो सोचने लगा और रिसर्च करने लगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च उन्हें एक बुक मिल गई जिसमें एक पेज में उसके बारे में, मिंग स्टैचू के बारे में लिखा हुआ था, वही जो स्टैचू था उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी जैसी एक मतलब ड्राइंग बनी हुई थी उसमें। तो उन्हें समझ में आ गया और बिल्कुल श्योर हो गए कि हाँ ये इसी स्टैचू के बारे में है। मैंडारिन की हेल्प के साथ उन्होंने उसकी स्टैचू की पूरी वैल्यू निकालने की कोशिश करी, और जो पैसा आया, जो रुपीज़ या जो भी पैसे की फिगर आई, वो ऑलमोस्ट उनकी 3 साल की सैलरी जितनी थी, समझ रहे हो। तो मिनिस्टर ने अब ये प्रॉब्लम लेडी हीथकोट यानी कि अपनी वाइफ से डिस्कस करी, और उनकी वाइफ ने उनको कोई डाउट में छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि एक्शन वही लीजिए जो कि लिया जाना चाहिए, यानी कि जो पैसे देने हैं, मतलब उनकी वाइफ भी कितनी अच्छी है, जो पैसे आपको देने चाहिए, 3 साल की सैलरी आपको देनी ही चाहिए। और इसकी वजह से जो उनके मन में डाउट भी था कि ये बहुत बड़े पैसे है, मेरे लिए रकम है, 3 साल में जहाँ यहाँ नौकरी करने वाला हूँ वो पूरे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ मैं दूंगा अब, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी एग्री कर लिया। द फॉलोइंग वीक द मिनिस्टर डिस्पैच द लेटर बाय प्राइवेट मैसेंजर टू हिज बैंकर्स, ठीक है। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने बैंकर्स के पास जो है काउट्स एंड को, ये जो बैंक का नाम होगा, वहाँ पे लंदन में भेजा, और वहाँ पे अपनी सेविंग्स का कुछ बहुत बड़ा हिस्सा पीकिंग में जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए कहा, ठीक है। When the funds arrived, यानी कि 9 वीक्स बाद जब वो फंड, वो पैसे आए, तो जो मिनिस्टर जो है फिर से मैंडारिन के पास गया और वहाँ पे अपनी बात कही। मैंडारिन ने उसके क्वेश्चंस जो है बहुत ध्यान से सुने, और 7 दिन बाद उसको जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे ना सर अलेक्जेंडर ने, वो 7 दिन बाद उसके आंसर लेके आ गया मैंडारिन, ठीक है। और आंसर में यानी कि उसको जो भी पता लगाने को कहा गया था उसने क्या पता किया। अब जो भी मैंडारिन ने पता किया होगा और सर अलेक्जेंडर उसको किस तरीके से प्राइज देंगे या गिफ्ट देंगे वो हम देख लेंगे। 1 साल के अंदर उन्हें देना था, तो वो कैसे व्यवस्था करेंगे और कैसे वो एग्जैक्टली पहुंचा कैसे उस ऑक्शन के रूम में, वो हम देखेंगे, क्योंकि पास्ट में हम खोते खोते ये ना भूल जाएं कि हमें प्रेजेंट में अभी वापस भी जाना है, राइट। सो यस, 6 pages are complete and the rest 6.5 page will be done in the part 2. Don't forget to appreciate my work and ask me doubts in the comment section.